अगर आप व्यक्ति के अंदर जाएँगे तो जिसका स्वभाव है क्राइम करने का, वो सिर्फ़ डर की वजह से क्राइम नहीं कर रहा है, वरना जिसका स्वभाव है अगर उसको ये पता चल जाए कि मैं एनोनिमस हूँ, मैं कोई भी क्राइम करूँगा, तो आप देखेंगे क्राइम रेट कितना बढ़ जाएगा। और उन्हीं डेटिंग ऐप से एक नए तरीके का फ्रॉड हमें देखने को मिलता है और वो है सेक्सटॉर्शन। तो एक्चुअल में ये सेक्सटॉर्शन है क्या? तो बाय एंड लार्ज अगर हम देखेंगे तो इस पूरी प्रक्रिया में एक चीज़ बड़ी कॉमन है हुँ, कि सब कुछ अननोन था, सब कुछ ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर था। ठीक है। अननोन था। वो जो मैसेज भी आया वो अननोन था। हाँ, उसने अपना कोई नाम बताया तो आपने उस पर ट्रस्ट कर लिया और आपने उस पर ट्रस्ट करने के बाद फिर आपका वीडियो बन गया या आपने कहीं इन्वेस्ट कर दिया। ऑनलाइन में डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पे ज़ीरो ट्रस्ट पॉलिसी आपको अडॉप्ट करनी होगी। आपको किसी पर भी भरोसा नहीं करना है। सर आपकी बुक आपने लिखी साइबर रक्षक, उसमें एक टॉपिक है पेन पेंसिल स्कीम। तो एक्चुअल में वो क्या है पेन पेंसिल स्कीम? क्योंकि उससे क्या होता है कि जैसे ही आप कंप्लेंट रजिस्टर कराओगे, जिन अकाउंट्स में पैसा गया है वो अकाउंट ब्लॉक हो जाते हैं और कहीं न कहीं आपका पैसा वापस मिलने की उम्मीद रहती है। और क्राइम ब्रांच इंदौर अभी इस साल हुँ, लगभग अगस्त तक लगभग 9.5 करोड़ रुपए विक्टिम के वापस करा चुकी है। जब भी हम साइबर वर्ल्ड या साइबर फ्रॉड की बात करते हैं तो एक वर्ड निकल के आता है डार्क वेब। अब अगर हम इंटरनेट की बात करें तो शायद कई सारे वीडियोज़ हैं, कई सारे ऐसी चीज़ें हैं जो हमें डार्क वेब के बारे में बताती हैं। पर कहीं न कहीं अभी भी कुछ क्लियर नहीं है कि जितना हम शायद देखते हैं या पढ़ते हैं, क्या एक्चुअल में भी वो इतनी ही खतरनाक दुनिया है? थैंक यू सो मच सर कि आप हमारे शो पर आए। और सर आजकल क्राइम जो है वो सड़कों से ज़्यादा मोबाइल की स्क्रीन या कंप्यूटर की स्क्रीन पर हमें देखने को मिलते हैं। तो ऐसे क्या वो एक कॉमन रीज़न होते हैं जिनकी वजह से जो हम जैसे आम लोग हैं वो इन तरीके के फ्रॉड्स का शिकार होते हैं? देखिए, सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि हम जिस दुनिया में रहते हैं, हुँ, अपराध उसी दुनिया में होते हैं। ठीक है। और अगर आप देखेंगे तो मोबाइल जो यूज़र है सब्सक्राइबर, मोबाइल यूज़र वो लगभग इंडिया में 115 करोड़ के आसपास हैं और जिसमें सोशल मीडिया यूज़र हुँ, लगभग 55 करोड़ के आसपास हैं। तो जो जितने जो मोबाइल यूज़ करते हैं, उनके 50% सोशल मीडिया पर है और जो कि बढ़ती जा रही है डिपेंडेंसी सोशल मीडिया पर। अ, और 3 आप देखेंगे ऑन एन एवरेज हर एक जो व्यक्ति है, जो इंडिया में सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर लगभग 3 से 4 घंटे ऑन एन एवरेज टाइम स्पेंड करता है। तो जैसा कि मैंने कहा, हम जिस दुनिया में होते हैं, उसी दुनिया में अपराध होते हैं। अब आप ऑफ़लाइन से ऑनलाइन वाली दुनिया में पहुँच गए हैं, तो अपराध अब वहाँ बढ़ गए हैं। तो दैट इज़ द पॉइंट। तो ऐसी वो मतलब फिर भी हमें क्या हम कहें कि अगर कोई शिकार हो जाता है या फिर ऐसी क्या हम पहले से ही तैयारी रखें कि कोई हम अगर हमें हमारे साथ फ्रॉड करने के लिए सोचे भी तो शायद ना कर पाएँ। हम पहले से ही वो सारी चीज़ें हमारे साथ। बिल्कुल ठीक बात है आपका कहना। देखिए, सबसे मैं बताऊँ आपको, साइबर क्राइम क्या है, कैसे हो सकता है? तो अवेयरनेस से बेहतर विकल्प कुछ भी नहीं है। साइबर क्राइम से अगर आपको बचना है, तो साइबर फ्रॉड से अगर आपको बचना है, हुँ, तो आपको अवेयरनेस करना होगा। आपको कहीं न कहीं डिजिटली एजुकेटेड होना होगा। डिजिटल लिटरेसी बेहद ज़रूरी है। आप एजुकेटेड हो सकते हैं, पर अगर आप डिजिटली लिटरेट नहीं हैं, तो ये मान के चलिए इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, कभी भी आपके साथ साइबर फ्रॉड हो सकता है। तो डिजिटल लिटरेसी पर हमें फ़ोकस करना होगा और फ़ोकस हुआ भी है। ठीक इन है। रिसेंटली अगर आप देखेंगे तो लोग सेंसिटाइज़ भी हुए हैं साइबर फ्रॉड को लेके और लगातार लोग अवेयर हो रहे हैं अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म्स के माध्यम से, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफ़ॉर्म हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो या फिर जो केस स्टडीज़ हों या फिर सेशंस हो, एक्सपीडिशंस हों। तो कहीं न कहीं सारे स्कूल्स, कॉलेज भी इनवाइट करते हैं हम लोगों को। तो कहीं न कहीं लोग इस बारे में सेंसिटाइज़ हुए हैं और डिजिटल लिटरेसी हमारी सोसाइटी में लगातार बढ़ रही है। तो अवेयरनेस इज़ द इम्पोर्टेंट की। उसके बाद भी अगर फ्रॉड हो जाता है, हुँ, तो कई हेल्पलाइन नंबर है, जैसे कि नेशनल साइबर हेल्पलाइन नंबर है 1930, आप उस पर कॉल कर सकते हैं। एक एनसीआरपी का रिपोर्टिंग पोर्टल है www.cybercrime.gov.in, ठीक है। आप उस पर कंप्लेंट कर सकते हैं। अब एक आई4सी है, जिसका एक आई4सी एक प्लेटफ़ॉर्म है। इसमें अगर आप जाएँगे तो इसमें साइबर दोस्त करके इनकी जो सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, इंस्टाग्राम पर है और आपके फेसबुक पे, सभी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर है। तो आप वहाँ पर भी जा सकते हैं और वहाँ से एजुकेटेड हो सकते हैं। वहाँ कई रील्स पड़ी रहती हैं, कई आपके जो वीडियो बने हुए हैं रील्स के रूप में,
तो कहीं न कहीं उसमें काफ़ी स्टडी मटेरियल पड़ा हुआ है जिसको आप डेफ़िनेटली अगर आप उस साइट पर जाएँगे, उस वेबसाइट पर जाएँगे तो आपको काफ़ी चीज़ें मिलेंगी। मैं भी अगर आपको बताऊँ तो मैं भी लगातार अपने जो डिजिटली जो एडवाइज़री जारी करता हूँ तो मेरे पेजेज़ पर भी है, इंस्टाग्राम, फ़ेसबुक सभी जगह कोशिश करता हूँ कि लोग अवेयर रहें। अवेयर रहेंगे लोग तो डेफ़िनेटली अपना बचाव साइबर क्राइम से कर पाएँगे। सर, जब भी हम साइबर वर्ल्ड या साइबर फ्रॉड की बात करते हैं तो एक वर्ड निकल के आता है डार्क वेब। अब अगर हम इंटरनेट की बात करें तो शायद कई सारे वीडियोज़ हैं, कई सारे ऐसी चीज़ें हैं जो हमें डार्क वेब के बारे में बताती हैं। पर कहीं न कहीं अभी भी कुछ क्लियर नहीं है कि जितना हम शायद देखते हैं या पढ़ते हैं, क्या एक्चुअल में भी वो इतनी ही खतरनाक दुनिया है? डेफ़िनेटली पहले से हमें इंटरनेट वर्ल्ड को समझना होगा। ठीक है। तो इंटरनेट वर्ल्ड को अगर हम देखेंगे तो 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। हुँ, जो पहला जो सरफ़ेस होता है मतलब स्टार्टिंग जो अपर लेयर सरफ़ेस वेब बोलते हैं उसको, ठीक है। जो हम सबके लिए अवेलेबल है और वो केवल 5 से 7% है। हुँ, कॉमन यूज़र के लिए केवल सरफ़ेस वेब अवेलेबल है। सेकंड जो केवल 5 टू 7% है टोटल इंटरनेट वर्ल्ड का। फिर अगर सेकंड पार्ट में आएँगे तो डीप वेब। इसमें कुछ ऐसे पासवर्ड्स वगैरह रहते हैं, जैसे गवर्नमेंट एजेंसी रहती हैं, सिक्योरिटी रहती है, तो कई लोग पासवर्ड यूज़ करते हैं। तो ये गवर्नमेंट एजेंसी है, मेडिकल जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, हॉस्पिटल्स होते हैं और कई जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी होती है, कई जो सीक्रेट जो मिशंस होते हैं, तो ये कहीं न कहीं पासवर्ड वगैरह का यूज़ करके और उसका इस्तेमाल करते हैं। और जो थर्ड है, जो लास्ट लेयर है, जो सबसे डीप लेयर है, हुँ, दैट इज़ डार्क वेब। वो डार्क वेब है जिसमें इल्लीगल एक्टिविटीज़ भी होती हैं। इलीगल एक्टिविटीज़ ही होती हैं, ये ज़रूरी नहीं है बट इलीगल एक्टिविटीज़ भी होती हैं। अगर आप देखेंगे तो ड्रग ट्रैफिकिंग वहाँ होगा, हुँ, इलीगल जो वेपन्स की सेल्स होती है, आपके इवन सुपारी किलिंग भी होती है, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग भी होती है उसमें। आपको जो चाइल्ड पोर्न जिस पर बैन है, वो वहाँ पर आपको अवेलेबल होती है, एनोनिमस होता है और 1 सेकंड में उसका वो बदलती है, आइडेंटिटी बदलती है, तो डिटेक्ट करना भी आसान नहीं होता उसको। तो इलीगल एक्टिविटीज़ भी होती है उसमें, तो ये डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे यूज़ कर रहे हैं और ये कॉमन व्यक्ति के लिए अवेलेबल नहीं है। इसके लिए एक स्पेसिफिक ब्राउज़र होता है, दैट इज़ टोर ब्राउज़र। टोर ब्राउज़र के माध्यम से आप जा सकते हो, ये टोटल एनोनिमस होता है, ऑनियन साइट्स होती हैं जो तुरंत ही अपना आईपी एड्रेस बदलती है, तो कहीं न कहीं ईज़िली आप उस पर नहीं जा सकते हैं और उसके बाद भी अगर उसमें कई जो एक्टिविटीज़ होती है, डिपेंड करता है कि आप कई जो व्हिसल ब्लोअर्स होते हैं, हुँ। वो इन्फॉर्मेशन के लिए, कई लोग केस स्टडी के लिए भी उसका यूज़ करता है। तो डिपेंड करता है कि आपका इंटेंशन क्या है, आप किस तरह से उसका यूज़ कर रहे हैं। और निश्चित रूप से जो एनोनिमस है, अगर आप देखेंगे, किसी की कोई आइडेंटिटी नहीं है, ठीक है। तो वो कोई भी क्राइम कर सकता है। आप देखना कोई व्यक्ति अकेले में क्राइम करने से फिर भी डरता है, पर हुँ, भीड़ हमेशा करती है क्योंकि भीड़ एनोनिमस भीड़ होती का है। कोई चेहरा भी होता नहीं। तो हमेशा देखना अगर अगर आप व्यक्ति के अंदर जाएँगे तो जिसका स्वभाव है क्राइम करने का, वो सिर्फ़ डर की वजह से क्राइम नहीं कर रहा है, वरना जिसका स्वभाव है अगर उसको ये पता चल जाए कि मैं एनोनिमस हूँ, मैं कोई भी क्राइम करूँगा, हुँ। तो आप देखेंगे क्राइम रेट कितना बढ़ जाएगा। तो दैट इज़ द पॉइंट। तो वही डार्क वेब है। अच्छा, फिर भी अगर कई बार ऐसा होता है कि कुछ क्राइम डार्क वेब के ज़रिए होते हैं, तो उन्हें भी पकड़ा जा सकता है? डेफ़िनेटली पॉसिबिलिटीज़ कितनी होती है? डिटेक्ट करते हैं, ऐसे कई सॉफ्टवेयर्स आते हैं, ऐसे कई देखिए एआई का यूज़ हर जगह होता है, हुँ, तो कहीं न कहीं सॉफ्टवेयर्स भी ऐसे आते हैं, तो कहीं न कहीं आप उसको डिटेक्ट करते हैं। बट मैंने कहा कि इट्स अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, इसका मतलब ये नहीं है कि वो डिटेक्ट नहीं किए सकते, ठीक है। डिटेक्ट होते ही हैं, बट इट्स अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। अच्छा सर, आजकल कई तरीके के साइबर फ्रॉड चल रहे हैं और ख़ासकर जब मैं अपनी जनरेशन की बात करूँ तो हमारी जनरेशन में आजकल एक कॉन्सेप्ट आया डेटिंग ऐप्स और उन्हीं डेटिंग ऐप से एक नए तरीके का फ्रॉड हमें देखने को मिलता है और वो है सेक्सटॉर्शन। तो एक्चुअल में ये सेक्सटॉर्शन है क्या? और अगर कोई व्यक्ति इसका शिकार हो जाता है तो वो क्या ऐसी चीज़ें जो उसे करनी चाहिए ताकि वो उन सब से बाहर निकल सके? देखिए सबसे इम्पोर्टेंट मैं तुम्हें बता दूँ ये सेक्सटॉर्शन है हाँ, जो कई तरह से होता है, उसके तरीके मैं बता देता हूँ इस पॉडकास्ट के माध्यम से। देखिए एक तो वो तरीका होता है कि सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर आपको एक अननोन फ्रेंड रिक्वेस्ट आई। ठीक है। अब वो सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म कोई भी हो सकता है। व्हाट्सएप भी हो सकता है, फेसबुक भी हो सकता है, इंस्टाग्राम भी हो सकता है, स्नैपचैट भी हो सकती है। आपको कोई मैसेज आया, उस पर डीपी पर कोई खूबसूरत सी लड़की बनी हुई है और आपने उसको मैसेज को एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है। देन फिर वीडियो कॉल पर चले जाते हैं और वीडियो कॉल के बाद फिर वो लड़की न्यूड होना शुरू होती है हुँ, और फिर वो कहीं न कहीं वो आपको पता नहीं चलता और आपका वीडियो बन जाता है और उस वीडियो के माध्यम से आपको
इससे पैसा मांगा जाता है, ब्लैकमेलिंग होती है, दैट इज सेक्सटॉर्शन। तो एक तरीका ये होता है। ठीक। दूसरा तरीका जैसा डेटिंग ऐप आपने बताया, डेटिंग ऐप कई बार फेक होते हैं, हम्म, कई बार डेटिंग ऐप लेजिटिमेट होते हैं लेकिन प्रोफाइल फेक होती है। हम्म, तो फ्रेंडशिप होती है, फ्रेंडशिप होने के बाद फिर हो सकता है वीडियो कॉल पर आपको ले लें और आपका वीडियो बना लें, नंबर 1। नंबर 2, आपको किसी अननोन प्लेस पर बुलाएं मिलने के लिए, ठीक है। जो काफ़ी अलग प्लेस होता है, अलग थलग होता है, और फिर वहाँ लड़की फ्रेंडशिप होती है, बात करती है और आपको बुलाती है, और जैसे ही आप वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ 3-4 लोग होते हैं, लूट करते हैं आपका मोबाइल का, और मोबाइल को लूट लेते हैं, आपके चेन होती है या फिर पैसा वैसा होता है वो लूट लेते हैं। ऐसी एक गैंग ट्रैप हुई थी, इंदौर देहात में भी ट्रैप किया गया था, और एक अभी इंदौर कमिश्नरेट में भी इसको ट्रैप किया था। एक ऐसा होता है जो फेक, जब प्रोफाइल है, फेक प्रोफाइल है, तो वो आपसे गिफ्ट मांगती रहती है, प्रॉब्लम्स ठीक है। बता के, इमोशनली आपको कहीं ना कहीं आपको गुड फेथ में लेती है, बिल्ड ट्रस्ट करती है। तो आजकल पिग ब्यूचरिंग एक स्कैम हो गया है, सॉरी। पिग ब्यूचरिंग स्कैम। मैं बताता हूँ उसके बारे में कि पहले तो जब भी नोएडा में एक केस हुआ था, अभी मैं पढ़ रहा था कहीं, ठीक है। तो क्या हुआ कि वहाँ के उसको सबसे पहले बातचीत करने लगे, इमोशनली बात करने लगे, और फिर चूंकि वो अकेले थे, तो वो चूंकि उनकी सिंगल थे, तो उन्होंने सोचा ठीक है शादी कर लूँगा मैं। तो बातचीत होने लगी, कहीं मिले नहीं, और प्रॉब्लम्स बता के और कुछ इन्वेस्टमेंट का बता के कि आप अपना एक घर होगा और अपनी एक कहीं ना कहीं अपन इन्वेस्ट करें तो एक बड़ा घर बनाएंगे ये, और एक इन्वेस्टमेंट करा दिया शेयर मार्केट में, क्रिप्टो करेंसी में, और उसके बाद देखा तो फ्रॉड हो गया। 6.5 करोड़ का फ्रॉड था, लगभग 6.5-7 करोड़ का। तो सिंपैथी गेन करते हैं पहले, ये लॉन्ग टर्म फ्रॉड होता है, पहले सिंपैथी गेन करते हैं, फिर या तो वीडियो बना लेंगे, ब्लैकमेलिंग करेंगे, और या फिर आपको एक फ्रेंड बन के आपको सिंपैथी गेन करने के बाद, इमोशनल बिल्डअप करने के बाद, फिर आपको एक राय देंगे और फेक वेबसाइट में पैसा इन्वेस्ट कराते हैं। तो बाय एंड लार्ज अगर हम देखेंगे तो इस पूरी प्रक्रिया में एक चीज़ बड़ी कॉमन है कि सब कुछ अननोन था, सब कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर था, ठीक है। अननोन था। वो जो मैसेज भी आया वो अननोन था, हाँ। उसने अपना कोई नाम बताया तो आपने उस पर ट्रस्ट कर लिया, और आपने उस पर ट्रस्ट करने के बाद फिर आपका वीडियो बन गया या आपने कहीं इन्वेस्ट कर दिया। सेक्सटॉर्शन से बचने का, अगर ये जो पिग ब्यूचरिंग स्कैम को हटा दें, चूँकि ये इन्वेस्टमेंट फ्रॉड है ठीक है। और ये एक लॉन्ग टर्म फ्रॉड है, अगर डेटिंग ऐप के जरिए अगर आपको लगता है जो अननोन वीडियो कॉल्स होते हैं उनको आप रिसीव नहीं करें। अननोन वीडियो कॉल को जैसे ही आप रिसीव करते हैं तो आपका वीडियो बन जाता है, फिर आपको ब्लैकमेल किया जाता है। दूसरा, डेटिंग ऐप के जरिए कहीं आपको अगर मिलने को बुलाया जाता है तो आप बिल्कुल ऐसे स्थान पर ना जाएं, पब्लिक प्लेस पर जाएं। बिल्कुल पब्लिक प्लेस पर, भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाएंगे तो निश्चित रूप से वहाँ इस तरह की घटना नहीं होगी। और नंबर 3, कोई आपसे फ्रेंडशिप कर रहा है ऑनलाइन और फिर गिफ्ट मांगना शुरू कर दे, या कोई सर्कमस्टेंसेज फैमिली के बताए, उस पर बिल्कुल ट्रस्ट ना करें। पहले उससे मिले, उसकी बात को समझें, वेरिफिकेशन के बाद आपको लगता है कि आप उसकी मदद कर सकते हैं तो जरूर करें, बट अगेन आफ्टर वेरिफिकेशन। ऑनलाइन में, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जीरो ट्रस्ट पॉलिसी आपको एडॉप्ट करनी होगी, आपको किसी पर भी भरोसा नहीं करना है। इवन आज आप मेरा पॉडकास्ट ले रहे हैं और 4 दिन बाद मेरे मोबाइल से ये मैसेज आए व्हाट्सअप से कि आकाश भाई कुछ पैसे पड़े हैं कि 15-20 हज़ार, मैं अभी मार्केट आया हूँ, पर्स घर में रह गया है और मैं अभी घर पहुँच कर आपको वापस मैं पेटीएम करता हूँ, तब भी आपको ट्रस्ट नहीं करना है, खासकर आजकल देखा क्योंकि हो सकता है कि मेरा व्हाट्सअप हैक हो गया हो और उस हैकर ने पैसे मांगे हो और आप मुझे समझ के वो पैसा दे रहे हैं, लेकिन वो मैं ना होकर वो कोई और था, और जो और था वो हैकर था जिसने मेरा व्हाट्सअप हैक कर लिया है। सो जीरो ट्रस्ट पॉलिसी। तो सर आपको लगता है कि ये जो फ्रॉड के पीछे जो लोग होते हैं कहीं ना कहीं ये विक्टिम के साथ एक साइकोलॉजिकल गेम प्ले कर रहे होते हैं, उसके माइंड से खेल रहे साइबर होते हैं? फ्रॉड हाँ। या किसी भी प्रकार का फ्रॉड या किसी भी प्रकार का धोखा जिसको फ्रॉड बोलते हैं, इट इज ओनली साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन ऑफ दैट पर्सन। मैंने आपकी साइकोलॉजी समझी ठीक है। कि आप लड़कियों में इंटरेस्ट रहते हो, फीमेल फ्रेंड्स बनाना ज़्यादा अच्छा लगता है आपको, आप कंफर्टेबल महसूस करते हो, ठीक है। तो मैं अगर हैकर हूँ तो मैं आपको लड़की की डीपी बना के हाई का मैसेज भेजूंगा और मैं आपको, तो मैंने आपकी वीकनेस को एक्सप्लोर कर लिया। मैंने अगर ये पहचान लिया कि तुम बार बार मुझसे बोलती हो, मेरे फ्रेंड्स हैं यार पैसा कमाना है जल्दी से यार, कुछ अब मेहनत कम मेहनत हो पैसा ज़्यादा मिल जाए, तो मैं आपको ट्रैप कर लूँगा। मैं समझ गया कि कहीं ना कहीं आपकी एक दबी अच्छा वीकनेस है, पैसा कमाना, लालच है, तो फिर मैं आपको इन्वेस्टमेंट कराऊंगा। अरे बहुत आसान है, आजकल तो लोग पैसा कमा रहे हैं,
एक एक ग्रुप में मैं आपको ऐड करता हूँ, मेरे कई दोस्त हैं जो पैसा कमा रहे हैं, क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करो और मार्केट बढ़ता रहेगा, घटता रहेगा, तुम्हारे हाथ में चाबी रहेगी, ज़रूरत पड़े तो निकाल लो पैसा। और आपको एक लिंक दी जाएगी, ऐप पे भी डाला जाएगा, आपके शुरू में पैसे निकलेंगे भी, हाँ, लेकिन उसके बाद जब आपका ट्रस्ट बन जाएगा, विश्वासघात कब होता है? पहले जब विश्वास सही है। बनता है, तो पहले ट्रस्ट बिल्डअप करते हैं वो। एक बार ट्रस्ट बन गया, फिर आपके साथ फ्रॉड होगा। एक डॉक्टर साहब के साथ यहाँ हाँ, ऐसा ही हुआ इंदौर में। उन्होंने पैसा शुरू में मना किया, लड़की ने जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए बात की, और फिर उसने एडवाइस बताया कि मैं फाइनेंशियल एडवाइजर हूँ, आपको मैं प्रॉफिट करा दूंगी। तो उनको एक लिंक दी, उन्होंने 10,000 रुपये लगाए, निकल गए। फिर 2-3 बार छोटे छोटे अमाउंट लगाए, निकल गए, उनको विश्वास हो गया, वो खुद ही ऑपरेट कर रहे थे। फिर 3 करोड़ से ऊपर का फ्रॉड हुआ था उनके साथ। सो द पॉइंट हियर इज दैट कि वो आपकी वीकनेस को एक्सप्लोर करते हैं। अगर आपको फ़ोन किया, कौन? मिस्टर विकास अग्रवाल बोल रहे हैं, आपका लड़का 3 लड़कों के साथ रेप के केस में पकड़ा गया है, आपको घबरा गए, नहीं सर मैं जेल भेज रहा हूँ, उसको FIR कर रहा हूँ, नहीं सर ऐसा नहीं सर, मेरी बात सुनिए, तो वो समझ जाएगा इमीडिएटली कि आप डर कि जाते डर हो। जाते हैं। आप एबनॉर्मल जो सिचुएशन होती है, थोड़ी सी भी सामान्य सिचुएशन के हट के पैनिक सिचुएशन होती है, आप डर जाते हो, आप बेचैन हो जाते हो, तो उसने उसको एक्सप्लोर कर लिया, तो आपके साथ फ्रॉड करेगा। सो बेसिकली इट इज साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन ऑफ दैट पर्सन विच इज यूज्ड बाय द साइबर फ्रॉडस्टर्स और एनी अदर फ्रॉडस्टर्स। आपकी बातें सुनने के बाद ऐसा लगता है कि ये जो साइबर फ्रॉड या साइबर क्राइम है, इसके पीछे जो दुनिया है वो शायद एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड की तरह काम करती है कि यहाँ पर भी बॉस होते हैं, यहाँ पर मैनेजर होते हैं, टारगेट होते हैं, इंसेंटिव होते हैं। तो क्योंकि अब आप जब हम बात कर रहे थे तो आपने बताया कि एक डॉक्टर भी इनके शिकार हुए हैं, तो जब इस तरीके के लोग भी इनके शिकार होते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं हो सकता कि कोई सिंगल पर्सन उसके पीछे है, शायद एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। देखिए, मैं तो शुरू से ही कहता हूँ इसको, साइबर क्राइम इज एन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। इससे ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम वर्ल्ड में कोई भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मर्डर अगर किसी का होता है तो किसी ना किसी कोरिलेशन से होता है। हाँ, एक अचानक ही किसी की इच्छा हुई हो, किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है। या तो लूट होगा, या रिवेंज होगा, या कोई ना कोई कारण होता है। व्हेन देयर इज एन इंटेंशन देयर इज अ क्राइम। तो आपको कनेक्शन मिलेगा, किसी भी क्राइम में कनेक्शन है। साइबर फ्रॉड में आपको कोई कनेक्शन नहीं मिलेगा। रैंडमली कॉल कर रहे हैं, रैंडम आपको ही पता नहीं है। इवन जो लोग साइबर क्राइम जो छोटे छोटे लोग कर रहे हैं, जैसे मैं आपको बताता हूँ ऑर्गेनाइज क्राइम कैसे है, ठीक है। इसको डिजिटल अरेस्ट के केस से समझाता हूँ। इसी तरह के लगभग मोर और लेस थोड़ा बहुत डिफर करते हैं, सारे फ्रॉड्स होते हैं। डिजिटल अरेस्ट में एक कॉल सेंटर होता है, कॉल सेंटर में लगातार दिन भर कॉल करते हैं। एक ऑटोमेटेड कॉल आता है, नमस्कार हम एयरटेल कंपनी से या BSNL से बोल रहे हैं, ये काफ़ी बार हुआ है मेरे साथ। आपकी सिम 2 घंटे में बंद होने वाली है, अधिक जानकारी लिए इस नंबर पर संपर्क करें। ठीक है। 9 दबाएं। आपने 9 दबाया, नमस्कार मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? कहा, सर मेरी सिम बंद होने वाली है फिर। अच्छा वेट करिए, मैं 1 मिनट बात करता हूँ, देखता हूँ। अरे आपके खिलाफ तो अंधेरी ईस्ट में या कोलाबा में केस रजिस्टर्ड है, आपकी सिम से इलीगल एक्टिविटीज हुई है। ठीक है। अरे आपको तो वहाँ जाना पड़ेगा। पर भाई चूंकि अब आप हमारे कस्टमर हैं, मैं आपकी इतनी मदद कर सकता हूँ कि मैं इनसे कनेक्ट करा देता हूँ आपको। होल्ड करिए, आपके पास आपका क्या नंबर है? आपका ये नंबर है, ठीक है, और ये आपके पास कॉल आ जाएगा, मैं आपका नंबर दे देता हूँ उनको। थोड़ी देर बाद कॉल आएगा, हेलो अंधेरी ईस्ट से बोल रहा हूँ, पुलिस स्टेशन से, क्राइम ब्रांच से बोल रहा हूँ, मिस्टर आकाश बोल रहे हैं, आपकी सिम का उपयोग हुआ है, आपको पता है आपके खिलाफ FIR है, 65 FIR हुई है, और आपके अकाउंट में मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा आया है, आप तत्काल अंदर ही आइए। तो आप बोलेंगे सर मैं कैसे आ सकता हूँ? अच्छा नहीं आ सकते हो, चलो मैं अपने सीनियर से बात करता हूँ, और आपको आवाज़ आएगी, वो जाएगा, सर नमस्कार सर, तो उधर से भी आवाज़ आएगी, नमस्कार, जय हिंद सर, उधर से आवाज़ आएगी, जय हिंद, और सर एक कंप्लेनेंट है सर, और उसकी सिम का यूज हुआ है सर, केस की हम वीडियो कॉल पर इन्वेस्टिगेशन की परमिशन चाहता हूँ, वीडियो कॉल स्टेटमेंट के लिए सर परमिशन चाहता हूँ। परमिशन है, ओके परमिशन ग्रांटेड, थैंक यू सर। आपको ये सब लग रहा होगा कैसा हो रहा, फिर वीडियो कॉल आता है तो बाकायदा पुलिस ऑफिसर होगा, वर्दी होगी, और पीछे बाकायदा आपको झंडे वंडे देश के और सारी चीज़ें लगी होंगी, ऑफिस का सेटअप वैसा होगा। कई जगह उन्होंने कोर्ट रूम बनाए हैं तो लॉयर्स मिलेंगे। ये मैंने आपको वो बताया जो आपको दिख रहा है,
ठीक है। फिर आपके अकाउंट से पैसे आएंगे। अब मैं वो बताता हूँ जो नहीं दिख रहा, हुँ, किस नंबर से कॉल किया, वो नंबर ट्रैक किया तो पता चला वो सिम किसी थर्ड राजू के पर्सन नाम की। से है। हाँ, राजू के पास गए, राजू को उठाया तो वो एक बेचारा मजदूर है। वो बोला साहब मुझे तो 1,000 रुपये दिए थे, एक दिन वहाँ मिल गया था कोई व्यक्ति, उसने वो सिम दी थी, उसने बोला था तुम पैसे दे दो, तुम अपना मुझे सिम चाहिए तो मैं 2,000 रुपये देता हूँ, तो मेरे नाम से मैंने कागज दे दिए सर अपने। अब फिर सिम वेंडर वाले को तुमने वेरीफाइड किया कि नहीं किया? हाँ सर मैंने वेरीफाइड किया था, ये व्यक्ति यहाँ रहता है। हुँ, वहाँ गए तो पता चला हाँ साहब इस नाम का व्यक्ति रहता था, किराए से रहता था, अब चला गया है। फिर उसको ट्रेस किया तो उसको पकड़ा, तुमने सिम कहाँ भेजी? सर मैं टेलीग्राम पर एक ग्रुप बना हुआ है, उन्होंने बोला कि आप सिम दीजिए हमें, रेंट पर सिम उपलब्ध कराएंगे, हर सिम का ठीक है। आपको 4,000 रुपये मिलेगा। तो सर, और उन्होंने कोई एड्रेस भेजा था, मैंने बस पे रखवा दिया। बैंक अकाउंट, अब म्यूल अकाउंट्स हाँ, दो तरीके होते हैं, एक तो आप कम्युनिकेशन करते हो, अब कम्युनिकेशन किया आपने तो कम्युनिकेशन की आपकी लीड बढ़ती चली जाएगी, या फिर आपने स्काइप आईडी या वीडियो कॉल किया है, टेलीग्राम यूज किया तो आईपी एड्रेस लेंगे, तो ये लाइन ऐसे बढ़ेगी। दूसरी लाइन, आपने ट्रांजैक्शन देखा, बैंक अकाउंट किसके नाम से? राहुल के नाम से। हुँ, राहुल को उठाया कि सर मैंने तो, मुझे ट्रांज़ैक्शन तो एक किया। व्यक्ति आया था, मेरा मित्र है हिम्मत सिंह, उसने बोला कि अकाउंट में, तेरे अकाउंट में जो पैसा आएगा वो उस पर 3% तुझे मिलेगा। साहब 10 लाख, वो 1 लाख रुपए आया था साहब, तो 3% मुझे 3,000 रुपये दे दिए। तो फिर हिम्मत को उठाया, तो हिम्मत ने बोला कि साहब मुझे ऑफर आया था कि 5% में बैंक अकाउंट उपलब्ध कराओ, तो मैंने 3% में इसको ऑफर दिया तो इससे दिलवा दिया। तूने किसको दिया? मैंने सर विवेक को दिया। विवेक को उठाया, विवेक से पूछा, विवेक बोला सर मेरे पास ऑफर आया था कि 7% में आपको हमें बैंक अकाउंट उपलब्ध कराना है। तो तुमने किसको उपलब्ध कराया? सर मेरे पास तो एक एड्रेस आया था, उस पर मैंने कुरियर कर दिया, और वो एड्रेस टेलीग्राम में मुझे दिया गया था। टेलीग्राम में एड्रेस, उस ग्रुप में मैं जुड़ा था और उसमें आया था वांटेड अकाउंट्स फॉर रेंट, कमीशन 10 to 25%। हुँ, तो इस तरह आप पकड़ते जाते हो। हमने पकड़े भी, पकड़ते चले गए, पकड़ते चले गए। हमने सिम वाले को पकड़ा तो पता चला, अब अगला तुमने सिम किसको दी? एक एक्स व्यक्ति को, जो हमारे इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, उसका ठीक है। पता चला तो वो 1.5 साल पहले इंडिया आया था, अब लाओस चला गया है। अब लाओस लगभग 450 सिम उसको दी गई थी, अब उनका उपयोग हो रहा है। म्यूल अकाउंट्स, अकाउंट्स देखा, इस अकाउंट से पैसा गया उस अकाउंट में, चलो ठीक है, आपने ओरिजिनल से पर पैसा तो गया ना, हाँ, आप उनकी ट्रेलिंग, अब आप बढ़ते चले गए। फिर आपने एक अंतिम व्यक्ति को उठाया, बता पैसा कहाँ गया? कि सर मैंने तो बाइनेंस ऐप के जरिए क्रिप्टो करेंसी में यूएसडीटी और आपके जो होते हैं ना बिट्सकॉइन में कन्वर्ट करके सर मैंने तो वहाँ भेज दिया, इंटरनेशनल पेमेंट हो गया उस फिर। इस पर भेजा सर, इस पर वो टेलीग्राम चैनल पे आया था, वो टेलीग्राम में ग्रुप बना हुआ था, उन्होंने मुझे दिया था, और मुझे उसका बोला था कि 10% पैसा तुम्हें मिलेगा जितना अकाउंट में आएगा। उसकी जब आईपी डिटेक्ट की तो पता चला हांगकांग, कंबोडिया, म्यांमार। तो वही मैं कह रहा हूँ कि इससे बड़ा ऑर्गेनाइज क्राइम ऑल ओवर वर्ल्ड में नहीं है। इट्स अ बिगेस्ट चैलेंज फॉर ग्लोबली साइबर क्राइम। और आप पाएंगे, और फिर जब ये एनोनिमस हो जाए हुँ, कि आईपी हर सेकंड में आपका जो हाँ। नेचर बदल रहा हो, जब इसमें डीप, जब डार्क वेब आ डार्क जाती वेब आ है जाती है। तो ये कितना कॉम्प्लेक्स हो जाता है। सो दैट द पॉइंट। इसीलिए हमेशा कहा जाता है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अवेयरनेस से बेहतर विकल्प नहीं है, क्योंकि किसी के साथ फ्रॉड होता है, उसके आप आंसू पोंछोगे विक्टिम के, तो उसके आंसू तभी, वो आंसू रुकेंगे जब उसको पैसा मिल जाएगा। उसको इस बात से कोई मतलब नहीं है आपने कितने आरोपी पकड़े, उसको पैसा चाहिए जब साइबर फ्रॉड का वो शिकार होता है। सो दैट इज द पॉइंट। तो इसीलिए अवेयरनेस पर हमेशा फोकस करता हूँ। हमारे जो सीनियर ऑफिसर थे वरुण कपूर सर, उन्होंने हमेशा इस पर फोकस किया कि अवेयरनेस इज द बेस्ट वे। और है। इसको फील्ड में काम करते करते मैं इसको रियलाइज करता हूँ कि अवेयरनेस इज द ओनली की फॉर कम्बैट अगेंस्ट साइबर क्राइम। सर आपने काफ़ी एज अ क्राइम ब्रांच ऑफिसर आपने काफ़ी सारे केसेस हैंडल किए, और हाल ही में अभी सलमान लाला का केस भी आपने हैंडल किया। तो वो एक ड्रग डीलर था, काफ़ी सारे केसेस उस पर थे, पर जब वो मारा गया या जब जो भी उसने सुसाइड किया, जो भी वो केस था, उसके बाद उसके कुछ फॉलोअर्स ने या उसके कुछ फैंस ने सोशल मीडिया पे उसे हीरो बनाना शुरू कर दिया। तो ये ऐसा क्यों होता है कि
कई बार क्रिमिनल का भी एक हिस्सा पब्लिक के एक हिस्से को आइडियलाइज़ करने लगता है, वो उसे अपना मसीहा मानने लगती है। देखिए, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर कितने लोग हैं। जो मैंने आपको बताया लगभग 55 करोड़ ठीक है। के करीब लोग हैं। आप ये देखेंगे कि अवेयरनेस की रील बहुत कम वायरल होती है, पर स्लैंग लैंग्वेज यूज़ करते हुए वो रीलें ज़्यादा वायरल होती हैं। हुँ, और जो फ़िल्मों में दिखाया जाता था कि एक फ़िल्म डॉन में अमिताभ बच्चन डॉन, तो कई लोग अपने आप को डॉन कहलवाते हैं। आपने देखा होगा। अभी भी चल रहा है शुरू। कई लोगों की आईडी डॉन के नाम से होती है। हाँ, तो यही मैं पॉडकास्ट के माध्यम से कहना चाहूँगा कि हमें किस दिशा में जाना है, हमें ये दिशा तय करनी होगी। क्या हम उल-जलूल हरकत करके लोगों का ध्यान खींच के सस्ती लोकप्रियता को बटोरें, या हम एक सही रास्ते पर चलकर हम अपने स्वयं के करियर को, हम अपने परिवार को, हम अपने समाज को एक बेहतर दिशा दिखाने के लिए उस राह पर चलें। ये हमें डिसाइड करना होता है। द पॉइंट हियर इज दैट सोशल मीडिया पर चीज़ें हर प्रकार की वायरल होती हैं। डिसाइड आपको ये करना है कि आपका रास्ता कौन सा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मैं ये कहना चाहूँगा, अभी हमने केस भी रजिस्टर किए हैं जिसमें कई लोगों ने उसका दुरुपयोग किया है। मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा, संभावनाओं पर कोई भी पोस्ट, कमेंट, शेयर या रील न बनाएं संभावनाओं पर, क्योंकि आपने कोई संभावना की और वो गलत साबित हुई तो फिर आपके खिलाफ इलीगल कार्रवाई हो सकती है। इसको और अच्छे से समझें। आपने संभावना लगाई कि ऐसा हो सकता है, तो आपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज किया, शंका डालने का काम किया आपने दूसरे लोगों में। आपकी संभावना थी वो। आप फैक्ट चेक करें, सही बात को कहें। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप सही बात कहें, लेकिन सही बात आप फैक्ट चेक करने के बाद ही कह पाएंगे। अगर आप संभावनाओं पे कहेंगे, कल को कोई सपोज टू बी कल को कोई एक्सीडेंट में दिख रहा है, हमें सीसीटीवी फुटेज में आ गया कि एक्सीडेंट में कोई एक्सपायर हो गया, और हम फिर ऐसा लगा दें इसको तो मर्डर कर दिया होगा, तो आप कई लोगों में भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं। आप फैक्ट चेक करें, उस फैक्ट चेक करें, वेरीफाइड करें, और सही कंटेंट हो तो मैं हमेशा एक बात को कहता हूँ, मैं हमेशा खड़ा रहता हूँ उनके साथ जो सही बात कहते हैं। संभावनाओं पर आप पोस्ट करेंगे, कमेंट करेंगे गलती से, फैक्ट्स पर जब गए और वो संभावनाएं गलत निकली तो आपने लोगों में भ्रम की स्थिति पैदा कर दी। तो भ्रामक जानकारी देना एक अपराध है। आप लोगों को प्रभावित कर रहे हैं, और अगर आप के फॉलोअर्स हैं तो आप कितना बड़ा गलत काम कर रहे हैं कि आपके जो फॉलोअर्स हैं इसलिए बने हैं कि वो आपको आदर्श मानते हैं। आदर्श मानते हैं, आप उनको सही शिक्षा दे रहे हैं। आप उनको जिनके ज़्यादा फॉलोअर्स होते हैं, मैं तो ये मान के चलता हूँ उसका एक कहीं ना कहीं एक परिवार हो जाता है वो फॉलोअर्स, और उसका एक नैतिक दायित्व है कि उनको सही दिशा में लेकर जाएं। मैं फिर कहता हूँ, सही अगर बात होगी तो मैं हमेशा उसके साथ खड़ा होऊंगा, पर गलत बात होगी किसी भी स्तर का होगा, जो पुलिस प्रशासन गलत बात को, कोई भी अगर बात होगी तो उसमें ऑलरेडी लॉ बना हुआ है, इसमें गाइडलाइंस है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की, कि कोई भी भ्रामक प्रचार प्रसार करना जिससे दो समुदाय के बीच कोई नफरत की भावना बने, ये बिल्कुल कितनी खराब बात है। हम एक छोटे से उद्देश्य के लिए हम कितना बड़ा अपराध कर रहे हैं ये हमें पता नहीं है, लेकिन इससे कितना बड़ा अपराध फैल रहा है कि हमने लोगों में शंका पैदा कर दी, भ्रम की स्थिति पैदा कर दी बिना किसी फैक्ट को जाने, और फैक्ट कुछ और है। जब सच्चाई आती है तो मेरा यही कहना है, जो सच हो, जो फैक्ट्स हो, उसको वेरीफाइड करो, उसके बाद ही उसको कॉपी पेस्ट। कोई भी ऐसी सामग्री जो आपत्तिजनक हो, कोई भी ऐसी सामग्री कोई भी ऐसा कंटेंट जो दो समुदाय के बीच या दो जातियों के बीच या दो समूहों के बीच नफरत और घृणा पैदा करे, हम ऐसा पोस्ट, कंटेंट, ऐसा रील कभी नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि हम समाज में हम सब लोग एक हैं, और पुलिस, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी आप सब लोगों की मदद के लिए है, और अपराधी की कोई भी जाति, समुदाय या धर्म नहीं होता। तो सर हाल ही में जो है सलमान लाला जैसे गैंगस्टर को एक बॉम्बे के कहूँ कि फेक इन्फ्लुएंसर एजाज खान ने भी सपोर्ट किया, और फिर उसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुई और उसने माफ़ी भी मांगी। तो ये सारा
क्या माजरा था देखिए, एक्चुअल में? जहाँ तक मेरी समझ में जो एक रील देखी थी मैंने, तो निश्चित रूप से वो कंटेंट ऐसा था, ऑब्जेक्शनेबल था। लेकिन बाद में फिर जो उनकी जो रील आई थी, मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, उन्होंने बड़ा स्पष्ट किया कि मुझे गलत इन्फॉर्मेशन दी गई थी, तो उस सूचना के आधार पर मैंने रील बनाई थी। और बाद में उन्होंने रियलाइज़ किया और उन्होंने अपील भी की लोगों से कि पहले फैक्ट्स को वेरीफ़ाई करें और अपराध से दूर रहें। वही मैं हमेशा आपसे कहना चाहता हूँ, जो भी इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, उनके भी काफ़ी मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं। मैं आपसे सच कह रहे हैं, सच के लिए कानून आपके साथ खड़ा हुआ है, ठीक है। लेकिन आप गलत कोई बात कहेंगे, आपका अधिकार है। आप किसी किसी भी टॉपिक पर आप अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन फैक्ट चेक करने के बाद अगर फैक्ट गलत है, उस पे आपने संभावनाओं पे राय दी, तो कहीं न कहीं वो गलत होगा। उन्होंने अच्छा मैसेज भी दिया यूथ को कि आप भ्रामक ये इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए, नशे से दूर रहना चाहिए, अपराध से दूर रहना चाहिए। और मैं हमेशा ये कहना चाहूँगा, सारे इन्फ्लुएंसर्स को ये कहना चाहूँगा, आपकी जो फॉलोअर्स होते हैं, वो एक फैमिली होती है और कहीं न कहीं आप कोई भी उनको कंटेंट दें, उसको एक बार वेरीफ़ाई करके दें कि न केवल आप अगर गलत आधार पर कोई कंटेंट देते हैं, तो आप मुश्किल में पड़ते हैं और कहीं न कहीं फिर फॉलोअर्स भी उस पर कमेंट करते हैं और लाइक करते हैं, तो वो कहीं न कहीं वो भी मुश्किल में पड़ जाते हैं। तो हमेशा सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म का बड़ा अनुशासन के साथ उसका उपयोग करना चाहिए। क्या खबर सही है, कोई भ्रामक तो नहीं है? भ्रामक कॉपी पेस्ट फॉरवर्ड होता चला गया, तो कहीं न कहीं उसमें इलीगल एक्शन लिया जाएगा। अगर कंटेंट ऑब्जेक्शनेबल हुआ, 2 समुदायों के बीच नफ़रत फैलाने का हुआ, तो कहीं न कहीं निश्चित रूप से आपके खिलाफ कार्रवाई होगी और स्ट्रॉन्ग कार्रवाई होगी। सर, आपकी बुक आपने लिखी साइबर रक्षक, उसमें एक टॉपिक है पेन पेंसिल स्कीम। तो एक्चुअल में वो क्या है पेन पेंसिल स्कीम? क्योंकि शायद एक्चुअली पहली क्या बार होता सुना। है कि इस तरह की पहले अभी भी आते हैं नटराज पेंसिल की ऑनलाइन पैकिंग के लिए या फला-फला उसके पेन की पैकिंग के लिए ऑनलाइन संपर्क करें, हम आपको रॉ मटेरियल भेजेंगे, फिर आप घर से वर्क फ्रॉम होम मिल जाएगा आपको, आपको पैसा मिलेगा। तो फिर रॉ मटेरियल देने के नाम पर, कुरियर करने के नाम पर, नौकरी देने के नाम पर वो आपसे पैसा लेते हैं। तो पेन पेंसिल स्कीम फ्रॉड है। पेन के नाम पे, पेंसिल के नाम पे वर्क फ्रॉम होम का एक पार्ट है। मेरी अगर आप बुक जैसे आपने पढ़ी है, चूँकि क्योंकि ये पहली बार किसी ने पूछा है, साइबर रक्षक बुक है। मैंने उसमें सारे वो केसेज़ लिखे हैं जो आए हैं। हाँ, उसमें कोई भी इमेजिनेशन नहीं है, ठीक है। कोई भी संभावनाओं पे नहीं लिखी है। सारे फैक्ट्स हैं, सारे लोग हैं, नाम केवल चेंज है। किसी की पहचान हम हाँ, क्योंकि ह्यूमिलिएशन होता है, सही कई है। लोग मना करते हैं कि सर हमारा नाम नहीं आना चाहिए। तो कई लोगों के नाम ज़रूर चेंज है, बट बाय एंड लार्ज अगर आप देखेंगे तो वो कंटेंट वही है जो विक्टिम्स ने मुझसे बोला है। और सर, इसी के साथ आज जो ये मनी फ्लो होता है कि जो भी साइबर स्कैम हुआ है, किसी के साथ भी अगर किसी के बैंक अकाउंट से कुछ पैसे निकलें, तो जो वो मनी फ्लो होता है वो कैसे होता है? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट ये है, मैं इस पॉडकास्ट के ज़रिए कहना चाहूँगा, जैसे ही आपके साथ फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड होता है, इमीडिएटली आप 1930 पे कंप्लेंट रजिस्टर कराएँ। ठीक है। या तो अपने पास के थाने में रजिस्टर कराएँ या फिर अगर इंदौर में हैं तो क्राइम ब्रांच इंदौर में जो एनसीआरबी रिपोर्टिंग पोर्टल है, वी केयर फॉर यू है, वहाँ आप कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हैं। उससे क्या होता है कि जैसे ही आप कंप्लेंट रजिस्टर कराओगे, जिन अकाउंट्स में पैसा गया है, वो अकाउंट ब्लॉक हो जाते हैं और कहीं न कहीं आपका पैसा वापस मिलने की उम्मीद रहती है। और क्राइम ब्रांच इंदौर अभी इस साल लगभग अगस्त तक लगभग 9.5 करोड़ रुपए विक्टिम के वापस करा चुकी है। ओवरऑल। लास्ट ईयर 2024 में 14 करोड़ से अधिक की राशि वापस कराई थी। बट पॉइंट हियर इज दैट कि आप जितनी जल्दी रिपोर्ट करेंगे तो अकाउंट्स ब्लॉक हो जाते हैं, ठीक है। तो उससे पैसा वापस मिलने की उम्मीद रहती है। अगर फ्रॉड आज हुआ है, आपने रिपोर्ट कल की या परसों की, तो क्या होता है कि उसका पैसा वो कई बार कन्वर्ट होके क्रिप्टो करेंसी आउट ऑफ कंट्री हो जाता है, तो फिर उसको रिकवर करना बहुत मुश्किल होता है। इट्स ऑलमोस्ट बहुत बड़ा चैलेंज होता है। अच्छा सर, थोड़े से कुछ डाउट है जो शायद बचपन से हैं, कि कई बार मूवीज़ में हम लोग सुनते हैं कि थर्ड डिग्री, तो वो एक्चुअल में थर्ड डिग्री है क्या? एक्चुअली फिल्मों में ही रहता है ये तो। मतलब रियल लाइफ में ऐसा रियल कुछ लाइफ नहीं? में कुछ भी थर्ड डिग्री नहीं होता। ऐसा बर्फ पे लेटा अल्टीमेटली के? अरे नहीं ऐसा गॉन बाय डेज फिल्मों में दिखाया जाता है। मैंने तो अभी अपने जो पुलिसिंग करियर में कभी इस तरह की चीज़ें नहीं देखी हैं। और सबके अपने अपने तरीके होते हैं, साइकोलॉजिकली इन्वेस्टिगेशन होती है, इंटरोगेशन होती है, आप पूछताछ करते हैं, पुलिस रिमांड पे आप जो कल्प्रेट होता है उससे पूछताछ करते हैं, तो लॉन्ग एंड सस्टेंड इंटरोगेशन होता है, बट थर्ड डिग्री जैसा कुछ नहीं होता। अच्छा सर, कहीं अभी जैसे कि एक डिजिटल अरेस्ट चल रहा था कि पुलिस डिपार्टमेंट से कॉल आता है, आपको डिजिटली अरेस्ट करते हैं, ऐसी और क्या चीज़ें हैं जो शायद जनता को जाननी चाहिए कि ऐसा कुछ होता ही नहीं है कि सबसे पुलिस इंपॉर्टेंट ये है कि इन्वेस्टमेंट फ्रॉड से आप बचें। ठीक है। कोई भी 100% मुनाफे की गारंटी दे रहा है, ये मान के चलिए फ्रॉड है वो। 100% मुनाफे की गारंटी कोई भी नहीं दे सकता कि मार्केट इज ऑलवेज सब्जेक्टेड टू रिस्क। तो ऐसे ऑफरों से बचें,
और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप किसी भी वेबसाइट, किसी भी स्टॉक मार्केट की जो एडवाइस जारी करते हैं, किसी भी फाइनेंशियल एडवाइज़र, किसी पर भी ट्रस्ट ना करें। जैसा कि मैंने बोला, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर किसी भी प्रकार का ट्रस्ट नहीं करें, ज़ीरो ट्रस्ट पॉलिसी को अडॉप्ट करें। क्योंकि आजकल जो साइबर फ्रॉड में सबसे ज़्यादा जो पैसा गया है, वो जो इन्वेस्टमेंट में, क्रिप्टो करेंसी में, एडवाइजरी में, इसमें लोग जो पैसा डबल कमाते हैं, मुनाफे के चक्कर में रहते हैं, आसानी से जल्दी और आसानी से पैसा कमाने के लिए, तो वो संभव नहीं है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को आप अच्छे से वेरीफाई करें और कोशिश करें उसको ऑफलाइन वेरीफाई करें, क्योंकि आपने पूरे जीवन की कड़ी मेहनत करने के बाद वो पैसा कमाया है, उसको सिर्फ ऑनलाइन बिना जाने, बिना वेरीफाइड किए, बिना उससे मिले उस कंपनी में कभी पैसा इन्वेस्ट ना करें। सर आजकल मीडिया ट्रायल करके एक शब्द काफ़ी चल रहा है कि जब भी कोर्ट में कोई केस आता है तो मीडिया पहले ही मीडिया ट्रायल के थ्रू अपने वो रखती है वर्डिक्ट्स की, या तो कई बार ऐसा होता है किसी को अपराधी बना देती है, किसी को हीरो। तो ये पुलिस ऑफिसर की लाइफ में, पुलिस डिपार्टमेंट के लिए जो इन्वेस्टिगेशन होती है, इसमें हेल्पफुल होती है अब या देखिए, कहीं? मीडिया ट्रायल इज बिगेस्ट चैलेंज, वो सभी के लिए बिगेस्ट चैलेंज है, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के लिए स्पेशली, क्योंकि हम लोग इन्वेस्टिगेशन करते हैं, पता चलता है कि हमारी एक टीम गई हुई है कहीं किसी को पकड़ने के लिए। ऑलरेडी जब अगर मीडिया में आ जाता है तो वो सतर्क हो जाता है, उसके प्रोस एंड कॉन्स होते हैं, और कई बार मीडिया के माध्यम से मैसेज भी बहुत अच्छा जाता है। हमेशा एक पॉजिटिव साइड होती है, ये डिपेंड करता है कि आपको कब इन्फॉर्मेशन रिवील करनी है, कब उसको कंसील करना है इन्वेस्टिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। कई बार आप जैसे मीडिया का बहुत बड़ा रोल था, अगर आप देखेंगे तो इसमें जो जिस तरह से सोशल मीडिया का दुरुपयोग हुआ, तो मीडिया ने काफ़ी तेज़ी से सारी चीज़ें लोगों तक पहुंचाई। तो मीडिया एक स्ट्रॉन्ग और इफेक्टिव प्लेटफॉर्म है। हम लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के लिए जिस तरह के इन्फ्लुएंसर्स क्या हैं, उनके फॉलोअर्स क्या होते हैं, इन्फ्लुएंसर ने सोशल मीडिया इज ए पार्ट ऑफ मीडिया, पार्ट ऑफ ए कम्युनिकेशन, तो वो उनका एक टूल है। और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, तो उनका टूल है। तो डेफिनेटली मीडिया प्लेज अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल, और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के लिए स्पेशली लोगों को जागरूक करने के लिए, लोगों को बताने के लिए। जिस तरह से ये घटना फैलती है, सपोज टू बी एक डिजिटल अरेस्ट हुआ, मैं पहुंचा लाइव रेस्क्यू करने, अब मीडिया भी आ गई, अब मीडिया ने उसको वायरल किया, तो इसका कितना फायदा हुआ, कितने लोगों तक वो बात पहुंचेगी, हजारों लाखों लोगों तक वो बात पहुंचेगी, तो निश्चित रूप से उसका हमें फायदा होगा। मैं मीडिया को हमेशा एक मानता हूँ, अब सोशल मीडिया भी उसका एक पार्ट हो गई है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया, इट्स अ बिगेस्ट एंड वेरी सिग्निफिकेंट टूल, लोगों को, सोसाइटी को जागरूक करने के लिए, संदेश देने के लिए लगातार से हम लोग इसका उपयोग करते आए हैं। अब ये थोड़ा-सा एक थिन लाइन होती है कि कई बार कोई चीज़ें में एक्सट्रीम चला जाता है। ठीक है। कई ऐसी चीज़ें होती हैं, तो वो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट और माननीय सुप्रीम कोर्ट, माननीय उच्च न्यायालय समय-समय पर कोर्ट के द्वारा जो गाइडलाइंस जारी किए गए हैं, मीडिया भी उन गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं। सर आपने काफ़ी सारे केसेस सोल्व किए हैं, तो आपकी लाइफ का सबसे बड़ा केस आपको क्या लगता है कि जिसने आपको अंदर से हिला दिया हो? देखिए, अगर आप सभी केसेस मुझे ऐसे लगते हैं ऑलमोस्ट बाय एंड लार्ज, जहाँ लोगों की जीवन चला जाता है, जहाँ लोगों के जीवन की पूरी जीवन भर की कमाई, गाढ़ी कमाई चली जाती है। देखिए, अगर आप देखेंगे ना, तो हर व्यक्ति मैं आपको बताऊं कि कई बार 2 करोड़ का फ्रॉड हुआ है किसी के साथ, तो बहुत लगता है क्राइम हुआ है, सिंपैथी रहती है, सारी चीज़ें हैं। और कई बार एक एक्टिवा खरीदने के लिए किसी ने पैसे दिए और 25,000 का फ्रॉड हुआ, तो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है कि उसने बड़ी मेहनत से कहीं 5,000 का जॉब करता था, और उन्हें हर महीने 2-2 हज़ार रुपये कमाए, पैदल गया, उसने पैदल जाकर, क्योंकि मैं पैसे बस में खर्च करूं या इसमें खर्च करूं, किसी उसमें मतलब कोई भी जो ट्रांसपोर्टेशन में, इससे अच्छा पैदल जाऊं। और फिर मेहनत करके 2 साल में वो पैसा इकट्ठा किया, और फिर OLX प्लेटफॉर्म पर एक ऐड आया और एक्टिवा का, और उसने एक्टिवा खरीदी, और एक्टिवा नहीं मिली और पैसा फ्रॉड हो गया। तो जब वो आके रोते हैं, तो वो भी सेंसिटिव होते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द सर्कमस्टेंसेस। बाय एंड लार्ज किसी के साथ अगर क्राइम होता है, तो कहीं ना कहीं वो अंदर से व्यथित होता है, और जब आप डील करते हैं तो आप भी कहीं ना कहीं व्यथित होते हैं। ठीक है। सो थैंक यू सो मच सर फॉर इस सभी जानकारी और इन्फॉर्मेशन के लिए। थैंक यू वेरी मच।